हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में। यानी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति बोले या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बोले। हम आज उन आर्टिकलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है उसमें हम सबसे पहले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, 79 के बारे में। हम विधायी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, यानी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां। यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों के बारे में। यानी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति होती क्या है, आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। यानी विधायी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। व्यवस्थापिका शक्ति बोले या विधायी शक्ति बोले, दोनों का मतलब एक ही है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अनुच्छेद 79 के बारे में। यानी ये जो आर्टिकल 79 है, इसमें संसद के बारे में कहा गया है। यानी आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख दे रखा है, संसद का। यानी संसद आर्टिकल 79 में दे रखी है। अब बात ये जो संसद है, संसद का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि संसद का मतलब क्या है, तो यहाँ संसद के मतलब से संबंधित हम 3 पॉइंट देख सकते हैं कि संसद का मतलब वाकई में है क्या। यदि हम संसद की बात करें तो संसद का मतलब होता है राज्यसभा, संसद का मतलब होता है लोकसभा, और संसद का मतलब ही होता है राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संसद का मतलब क्या है। अब संसद के मतलब से संबंधित ऑप्शन ए में वो ये देगा, राज्यसभा तथा लोकसभा। ऑप्शन ए में ये होगा। ऑप्शन बी में होगा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी में होगा राज्यसभा कॉमा लोकसभा तथा राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी में होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री। इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको पेपर में। यानी पूछेगा वो संसद का मतलब क्या है, तो संसद का मतलब राज्यसभा तथा लोकसभा है। संसद का मतलब राज्यसभा तथा राष्ट्रपति है। और संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति है, या संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री है। इसमें जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि आर्टिकल 79 के अनुसार हम संसद के बारे में जो पढ़ रहे हैं, संसद के बारे में हम राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। यानी संसद कानूनों का निर्माण करती है। संसद किसका निर्माण करती है, कानूनों का। और संविधान में संशोधन भी संसद ही करती है। पहले हम ये याद रखें कि कानूनों का निर्माण संसद करती है। जब कानूनों का निर्माण संसद करती है, जिस हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून बनने से पहले जिस फॉर्म में होता है उसे हम बिल कहते हैं। कानून बनने से पहले जिस फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं।
बिल जब तक रहता है वो जब तक राज्यसभा और लोकसभा से पास होता है। लोकसभा या राज्यसभा से पास होने के बाद में यह राष्ट्रपति की टेबल पर जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल कानून बन जाता है। यानी कानून बनने से पहले जिस फॉर्म में होता है वो बिल होता है, और बिल पर यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो वो कानून बन जाता है। तो कानूनों का निर्माण संसद करती है, इसीलिए संसद का मतलब ही क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये दोनों पास करते हैं, ये तब तक बिल होता है, और इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो ये कानून बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संसद कानूनों का निर्माण करती है। संसद के बारे में बात करें तो संसद के 3 ही अंग तो हैं, 3 अंग हैं, एक तो राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति है। हाँ, अगर ये पूछे कि संसद के कितने सदन हैं तो आंसर हमारा 2 होगा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन संसद के अंग पूछे तो संसद के अंग कितने होते हैं, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में हमने आर्टिकल 79 के बारे में समझा है। अब हम अगले आर्टिकल की बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है। यानी विधायी शक्ति यहाँ राष्ट्रपति की ये है कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून नहीं बन सकता है, ये यहाँ इसकी पावर है। आगे हम बात करें आर्टिकल 80(3) के बारे में। यानी आर्टिकल 80 जो 3 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। यानी क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 80(3) में, यानी आर्टिकल 80(3) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। यानी 12 सदस्य मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 80(3) में लिखा हुआ है। अगर हम इन 12 सदस्यों की बात करें, ये जो 12 सदस्य हैं ये 4 क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 4 क्षेत्र से। यदि हम पहले क्षेत्र की बात करें तो ये साहित्य से हो सकते हैं, ये कला से हो सकते हैं, ये विज्ञान से हो सकते हैं, ये समाज सेवा से भी हो सकते हैं। यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो किस क्षेत्र से होते हैं, तो उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है आर्टिकल 80(3) में कि ये 12 सदस्य साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या 3 साहित्य से, 3 कला से, या 3 विज्ञान से, या 3 समाज सेवा से आते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 12 सदस्य किसी एक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, चारों क्षेत्र से भी हो सकते हैं, या 3 क्षेत्र से भी हो सकते हैं, या 2 क्षेत्र से भी हो सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि 4 क्षेत्र दे रखे तो 3 व्यक्ति एक क्षेत्र से आएंगे। 12 के 12 एक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, लेकिन आएंगे इन 4 क्षेत्रों से ही। अब माइंड में क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सचिन तेंदुलकर 2012 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे वो तो खेल से थे। यानी जिस हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं वो तो किस क्षेत्र से थे? खेल थे। और खेल ये क्रिकेट से थे, तो खेल शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं है नहीं है, तो फिर ये कैसे मनोनीत हो गए? तो आप सचिन की बात ही क्यों कर रहे हो? सचिन के साथ साथ आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात क्यों नहीं कर रहे? नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ आप MC मैरी कॉम की बात क्यों नहीं कर रहे हो?
और MC मैरीकॉम की तो चलो बात हम कर रहे हैं, आप दारा सिंह की बात क्यों नहीं कर रहे हो, जिनके बारे में हम कह रहे हैं। चलो दारा सिंह तो कलाकार हैं, कला से आ रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग तो खेल से जुड़े हुए हैं। तो हम केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सचिन तेंदुलकर के मनोनयन को लेकर के चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए ये कहा कि भले ही सचिन तेंदुलकर खेल से संबंधित हैं, लेकिन खेल भी तो एक कला है, खेल भी तो एक कला है। तो खेल कला से संबंधित है, भले खेल शब्द का उल्लेख वहाँ नहीं है, लेकिन खेल भी एक कला है। इसीलिए इस तरीके से सचिन तेंदुलकर को 2012 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, क्या ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति ये मंत्री परिषद, यानी किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद जो 12 नाम देगी, उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। यानी क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद की सलाह से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये 2 काम नहीं कर सकते, बाकी कोई भी काम ये सभी वही काम करेंगे जो निर्वाचित सदस्य करते हैं। वो 2 काम कौन से हैं? यदि हम उन 2 कामों की बात करें तो पहला काम तो ये है कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मनोनीत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए या विश्वास प्रस्ताव के लिए ये शामिल नहीं होते। ये 2 काम नहीं करते, बाकी निर्वाचित सदस्य जो भी काम करते हैं ये वही काम करते हैं। आप ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमने आर्टिकल 83 के माध्यम से देखा है, और आपसे कभी भी हम विशेष करके चर्चा करेंगे आर्टिकल 80 पर भी। 81 पढ़ेंगे, 82 पढ़ेंगे, 83 पुनः पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति ये है कि राष्ट्रपति इनका मनोनयन राज्यसभा में करता है। तो मनोनयन राज्यसभा में करता है, तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति करता है, ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली है। यानी किस देश के संविधान से लिए? आयरलैंड के संविधान से। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में बात करते करते हम अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं। तीसरी व्यवस्थापिका शक्ति कौन सी है? जो तीसरी व्यवस्थापिका शक्ति है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो अनुच्छेद है 85। यानी राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका शक्ति है, अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं, और यहीं पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। यानी यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाते हैं। यानी राष्ट्रपति अधिवेशन को बुला सकते हैं। और यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं। और यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है,
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। यानी आर्टिकल 85 में हमें 3 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं। संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं या बुलाने की बजाय वहाँ लिख सकता है वो एक पेपर सेटर आहूत करते हैं। यानी यह लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को सत्रावसान कर सकते हैं। सत्रावसान का मतलब है सत्र का अंत कर सकते हैं, यानी सत्र कब खत्म होगा ये फिक्स कर सकते हैं राष्ट्रपति। और यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 85 में। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लोकसभा भंग की जा सकती है आर्टिकल 85 में। यह क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 85 से संबंधित आप इन 2 अनुच्छेद आर्टिकल 85 को आप याद रखना। यानी आर्टिकल 85 में ये 3 ही है। ये संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं और लोकसभा भंग कर सकते हैं। यही हम बात करें आर्टिकल इससे अगले की 86 की। यानी 86 में क्या लिखा हुआ है? 86 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है 2 पॉइंट है आर्टिकल 86 में। पहला जो पॉइंट है आर्टिकल 86 में वो ये है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद एक भाषण तैयार करके राष्ट्रपति को देती है और वो राष्ट्रपति जिस भाषण को पढ़ के सुनाते हैं उसे अभिभाषण कहा जाता है। तो कभी भी पूछ सकता है आपसे कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 86 का पहला पॉइंट। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति संसद को मैसेज भेज सकते हैं, यानी कभी भी वो अधिवेशन बुला सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ संसद के 3 ही सत्र चलते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, दूसरा सत्र है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। इमरजेंसी में कभी भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? 86 के अनुसार। यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। यानी यहाँ अभिभाषण होता है। यहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, लेकिन अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद लिख के देती है उसे राष्ट्रपति पढ़ के सुनाते हैं। यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद को मैसेज यानी संदेश भेज सकते हैं। यानी संसद के अधिवेशन को कभी भी राष्ट्रपति बुला सकते हैं। तो ये आर्टिकल यानी 86 में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। वहीं हम आगे बात करें राष्ट्रपति की एक और विधायी शक्ति की। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को, यानी राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वो फरवरी महीने में शुरू होता है,
जब फरवरी महीने में शुरू होता है तो वो बजट सत्र होता है, तो वहाँ बजट सत्र के बारे में नहीं लिखा हुआ है। वैसे जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति बजट सत्र को ही संबोधित करते हैं, लेकिन वहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। यानी यह क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र, और ये जो वर्ष का प्रथम सत्र है ये हमारे यहाँ पर बजट सत्र है। लेकिन बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, लेकिन बजट सत्र का उल्लेख संविधान में नहीं है। यहाँ केवल ये लिखा है वर्ष के प्रथम सत्र को, वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और यही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब भी नई लोकसभा चुनाव, नई लोकसभा के चुनाव के बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। यानी यह क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ नई लोकसभा के चुनाव के बाद के पहले सत्र को। यानी ये बात लिखी हुई है कि जैसे ही चुनाव होता है लोकसभा का जैसे ही चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद में उसका पहला जो सत्र होगा, चुनाव कभी भी हुआ है, मई जून में हुआ है, जुलाई में हुआ है, कभी भी हुआ है, जैसे नई लोकसभा के गठन के बाद में उसका पहला सत्र होगा, चाहे वो किसी भी महीने में हो रहा है, राष्ट्रपति उसको संबोधित करेंगे और उनको उनके कार्य के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि कोई सांसद नया चुन के आया, उसे उसके बारे में जानकारी नहीं है, कार्य के बारे में, तो वहाँ उसको एडवाइस दी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 86 में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेंगे, यानी यह अभिभाषण होगा, मंत्रिपरिषद जो भी लिख करके देगी वो सुनाएंगे। दूसरी बात यह है, इसमें राष्ट्रपति संसद को मैसेज संदेश भेज सकते हैं, कभी भी अधिवेशन बुला सकते हैं। और यहाँ आर्टिकल 87 में जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल में हर साल जो भी पहला सत्र होगा उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, और अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। जो प्रथम सत्र होगा वो वास्तव में बजट सत्र होगा, फरवरी में शुरू होता है। वहीं यदि हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट ये कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद में उसका पहला जो भी सत्र होगा, चाहे वो मानसून होगा, चाहे वो शीतकालीन सत्र होगा, कोई भी सत्र होगा, पहले सत्र को, चुनाव के जस्ट बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी व्यवस्थापिका शक्ति आप लोगों की समझ में आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन अनुच्छेदों का संबंध राष्ट्रपति से है। क्योंकि खुद देख रहे हो कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति संसद को मैसेज भेज सकते हैं, राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, और राष्ट्रपति नई लोकसभा जैसे गठित होके आएगी उसका जो भी पहला सत्र होगा राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे।
तो आ रहा है राष्ट्रपति का नाम, इसीलिए कह रहे हैं राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका शक्ति है। हम अगले पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगली राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति है। यानी राष्ट्रपति की अगली व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो वो आर्टिकल 99 में है। अब 99 आर्टिकल की हमने बात की है, तो आर्टिकल 99 में क्या है, यानी हम बात करें राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका एक और शक्ति के बारे में, यानी राष्ट्रपति की एक और व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में बात करें तो वो है आर्टिकल 99 में। अब आर्टिकल 99 में क्या है, आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यानी सभी सदस्यों को शपथ का मतलब ये है कि संसद में जो भी सदस्य होंगे, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे वो लोकसभा के हैं, सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्य को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। यानी राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शपथ दिला सकते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति इन सदस्यों को शपथ दिला सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, उसमें जो भी वरिष्ठतम सदस्य हैं, वरिष्ठतम का मतलब यह उम्र में वरिष्ठतम नहीं है या क्वालिफिकेशन में वरिष्ठतम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वरिष्ठतम वो सदस्य होते हैं यहाँ जो ज़्यादा बार चुनाव जीत के आ चुके होते हैं। यानी ज़्यादा बार जो चुनाव जीत के आ चुके हैं, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और जिनको शपथ दिलाते हैं वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर। यानी कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर। यानी राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं और वो प्रोटेम स्पीकर होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य होगा राष्ट्रपति उसे शपथ दिला देंगे और वो व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा और इन सभी को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। जब प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं तो उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव होता है और वो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जब अध्यक्ष बनता है तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर दें कि वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही वो शपथ ले चुका होता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदस्य के रूप में शपथ ली थी, वो शपथ प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई थी। इसीलिए कभी कभी पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, और ऑप्शन में प्रोटेम स्पीकर मिलेगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्य के रूप में जो शपथ ली थी वो प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई थी। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, वो सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जैसे नई लोकसभा चुन के आती है, नई लोकसभा आती है, तब तक हम अनुच्छेद 95 के अनुसार, अनुच्छेद 95 के 2 में ये लिखा हुआ है कि जब तक नई लोकसभा आई है उसका कोई अध्यक्ष नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में हम अस्थायी
अध्यक्ष बनाएंगे। यानी जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, जो बनता है, वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर ही होता है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है वहाँ ये लिखा हुआ है जब नई लोकसभा गठित हुई है तो उसका अध्यक्ष अभी नहीं बनेगा, अभी वो लोग शपथ लेंगे, फिर बैठेंगे, उनकी शपथें। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर अनुच्छेद 95(2) के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष बना रहता है। जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करें 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ। यानी पहली लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, और यहाँ पर प्रथम प्रोटेम स्पीकर अगर कोई बना तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। यानी पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो फ्रैंक एंथोनी। ये पहली लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, पहली लोकसभा की बात कर रहे हैं। पहली लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना? फ्रैंक एंथोनी। वहीं हम बात करें कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है 2024 में। 18वीं लोकसभा के चुनाव में कोई प्रोटेम स्पीकर बना है तो वो है भर्तृहरि मेहताब। यानी भर्तृहरि ये मेहताब हैं। यानी भर्तृहरि मेहताब ये बीजेपी से हैं। किससे हैं? बीजेपी से। ये भर्तृहरि मेहताब ये कटक सीट से हैं, और कटक पड़ता है आपका उड़ीसा में। यानी बीजेपी के कैंडिडेट हैं ये भर्तृहरि मेहताब। ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ ले, एक तो ये वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछेगा और एक पूछेगा पहली लोकसभा की। तो पहली लोकसभा 1952 में गठित हुई, उस समय फ्रैंक एंथोनी प्रोटेम स्पीकर थे। और यही हम बात करें कि 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए 2024 में, जिसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसमें अगर कोई प्रोटेम स्पीकर बना है तो वो है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब कटक से सांसद हैं, कटक उड़ीसा में पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछे कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 99 में। राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है, और जो नामित होता है वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। आगे हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 331 के बारे में। यानी 331 वर्तमान में समाप्त किया जा चुका है। आर्टिकल 331 के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, आर्टिकल 331 में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 331 के अनुसार 2020 से पहले, 2020 में ये सब समाप्त, स्टॉप लगा दिया यूँ मानो। यानी 2020 से पहले ये था, आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। आंग्ल भारतीय, यानी 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था। एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था राष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 331 में। लेकिन बात यह है
कि जब 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता था कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है। क्योंकि जब संसद की बात आती है तो सदस्य जब मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 करता था सदस्य मनोनीत और राज्यसभा में करता था 12, तो आंसर पहले आता था 14। लेकिन अब केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में ही 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत नहीं करता। लेकिन ये मनोनीत कब किए जाते, ये कहा जाता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है, यदि एक चुनाव जीत कर आया है, अगर एक चुनाव जीत कर आया है तो फिर राष्ट्रपति 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। यदि 2 व्यक्ति चुनाव जीत कर आए हैं तो फिर राष्ट्रपति 1 भी आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं करता था। तो राष्ट्रपति मनोनीत तभी करता था जब कोई चुनाव जीत करके नहीं आता था। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक आंग्ल भारतीय थे जिनका नाम था डेरिक ओब्रायन। डेरिक ओब्रायन वो चुनाव जीत करके आए थे। जब डेरिक ओब्रायन चुनाव जीत करके आए थे तो एक आंग्ल भारतीय चुनाव जीत करके आए और दूसरे मनोनीत हुए। तो 2012 का जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय डेरिक ओब्रायन ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव वोट डाले थे। क्योंकि कहा जाता है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन आंग्लो भारतीय मनोनीत होते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में इसीलिए भाग लिया क्योंकि वो निर्वाचित होके आए थे, भले ही आंग्ल भारतीय हों। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आंग्ल भारतीय होते कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आंग्ल भारतीयों की बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल है 366। ये आर्टिकल 366 विशेष प्रकार की परिभाषाओं के बारे में जानकारी देता है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं किस आर्टिकल में दे रखी हैं? 366 में। 366 में कहा गया है कि आंग्ल भारतीय उन व्यक्तियों को कहा जाएगा जिनकी माता तो भारत की है, माता कहाँ की हैं? भारत की हों, और पिता या दादा अंग्रेज हों, और यहाँ यूरोप से बात होगी, यूरोप से हो कोई व्यक्ति। तो यानी पिता यूरोप का हो या अंग्रेज हो, या दादा अंग्रेज था या फिर यूरोप से था, तो और या फिर माता या दादी यहाँ की, यानी यहाँ की थी भारत की। तो ऐसी स्थिति में अगर माँ भारत की है, पिता यूरोप का है या अंग्रेज है, तो उनसे उत्पन्न संतान जो भी होगी वो क्या कहलाएगी? आंग्ल भारतीय कहलाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी। जानकारी जो दी है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके बताएंगे, हम देखेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं हम बता पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम कमेंट देख करके अगली क्लास में आपके उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।